हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, अपनी हेल्थ का ख्याल रख रहे होंगे और लॉकडाउन में अपने टाइम का सही से यूटिलाइज कर रहे होंगे। मैं दिलीप कुमार आज आपके लिए थर्मोडायनामिक्स के बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ बेस्ड ऑन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। हमने सेकंड लॉ अब तक कंप्लीट कर लिया है। लास्ट क्लास में हमने देखा था क्लॉसियस इनइक्वालिटी के बारे में। लेस देन जीरो होती है, इरिवर्सिबल सिस्टम हो, इरिवर्सिबल प्रोसेस हो या फिर इरिवर्सिबल साइकिल हो उसके लिए, और रिवर्सिबल साइकिल हो उसके लिए इक्वल टू जीरो होती है क्लॉसियस इनइक्वालिटी। हमने लिखा था डेल क्यू अपॉन टी, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू अपॉन टी इक्वल टू जीरो या फिर लेस देन जीरो होगा, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल की बात कर रहा है तो ठीक है। और हमने लास्ट क्लास में ये भी देखा था सेकंड लॉ एफिशिएंसी क्या होती है। तो जिसने भी लेक्चर नहीं देखे अब तक के 17 लेक्चर हम कवर कर चुके हैं थर्मोडायनामिक्स के, तो जिसने भी नहीं देखे मैं उनसे एक बार ये बोलूंगा कि जाके स्टार्टिंग से लेक्चर देखो, अगर आपको थर्मोडायनामिक्स वाकई में स्टार्टिंग से सीखना है तो। ठीक है, जिनको आता है कोई दिक्कत नहीं है, वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। यहाँ पर आज हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आए हूँ। यहाँ से हम कंसेप्ट को सीखेंगे, समझ आ रही ना बात? हम कंसेप्ट को सीखने वाले हैं साहब, बहुत अच्छे। कि ये जो क्वेश्चन मैंने पिकअप किए हैं, ये क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ सिविल सर्विसेज क्वेश्चन के। क्लियर है ना? क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सिविल सर्विस के क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं। प्रीवियस ईयर के, जब हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओ, तो बहुत से लोग क्या करते हैं, गेट के लगा लेते हैं, एसएससी जेई के लगा लेते हैं, इंजीनियरिंग सर्विस के लगा लेते हैं। लेकिन यहाँ यूपीएससी में सिविल सर्विस में इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछता है, कंसेप्ट को पूछता है। क्वेश्चन तो आसान है, अगर आपने लैंग्वेज को समझ लिया, कंसेप्ट को समझ लिया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और मैं बताऊंगा कि किस तरह से हमको अप्रोच लगाना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने में। क्लियर है ना सबको? मजा आ रहा है? बिल्कुल मजा आ रहा है। ठीक है, जल्दी से लाइक करके बता दो, शुरू करें क्या? शुरू करने से पहले जो भी लोग चैनल में नया जुड़े हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आपको हर वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप टाइम टू टाइम अपना लेक्चर देखते रहे। क्लियर है ना? और दूसरी चीज, जिसको भी लेक्चर के पीडीएफ डाउनलोड करने हैं वो टेलीग्राम ग्रुप में जाए और वहां से लेक्चर के पीडीएफ डाउनलोड कर सकता है सीक्वेंस वाइज। मैं डेली के अपलोड करता हूं और आपको सीक्वेंस वाइज ही मिल जाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। क्लियर है ना? बाकी लास्ट जैसे हमारा सब्जेक्ट कंप्लीट होगा तो मैं पूरा इसी को, नोट्स को मैं क्या कर दूंगा, फ्रेम करके एक साथ अरेंज कर देंगे, तो आप पूरा एक साथ भी नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं है। या फिर किसी स्टूडेंट की अगर हैंड राइटिंग अच्छी हो और वो अपने हैंड रिटन नोट्स बना रहा हो, तो एक बार क्या करे, नोट्स जैसे हमारा सब्जेक्ट कंप्लीट होता है तो आप उसका पीडीएफ बना लो और मुझे एक बार मेरी मेल आईडी पे या फिर मेरे टेलीग्राम पे मुझे क्या कर देना, मैसेज कर देना, ताकि और लोगों को भी हेल्प हो सके। किसी का भी हेल्प करोगे तो आपका कुछ घाटा नहीं हुआ। क्लियर है ना? तो इसी तरह से आपको पढ़ाई करते रहना है, हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है और देखते रहना है। मैकेनिकल ट्यूटर जुड़े रहना है मेरे साथ और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की भी कोशिश करनी है, खाली तुमको ही नहीं जुड़ना है। क्लियर है ना? तो चीजों को शेयर किया करो ताकि हमको भी मजा आए, हम भी अच्छे से पढ़ाएं। आज देखना मैं इतने बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूँ, कुछ क्वेश्चन से भी हम कंसेप्ट सीखेंगे नए नए। ठीक है, तो पूरे लेक्चर को एंड तक देखना है, पूरे क्वेश्चन को एंड तक देखना है। और क्या करना है, आज कॉपी पेन लेके बैठना है। सबसे पहले आपको पॉज करके क्वेश्चन ट्राई करना है, देन आफ्टर यू क्या करोगे, आप सॉल्यूशन देखोगे, उसके बाद चेक करोगे क्या हमारा सही है या गलत है। क्लियर है ना? तो स्टार्ट करें, बिल्कुल करो। क्वेश्चन नंबर 1 हमारी स्क्रीन पे कुछ इस तरह का है। बहुत अच्छा क्वेश्चन सिविल सर्विस में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं, इधर देखना। इसमें पूछा है सिविल सर्विस में, मींस आईएएस में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत शानदार क्वेश्चन। इधर देखो क्या है, बोल रहा है कार्नोट रेफ्रिजरेटर की बात कर रहा है। कार्नोट का मतलब क्या है? आइडियल रेफ्रिजरेटर है जो रिवर्सिबल प्रोसेस से मिलके बना होगा। क्लियर है ना? Between the temperature 200 Kelvin and 300 Kelvin, if the refrigerator receives 1 kilowatt of heat, the work requirement will। बहुत अच्छा, बहुत ही शानदार, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, चुन्नू सा क्वेश्चन है, बट हमने फिर भी ले लिया है। क्या है देख लो, रेफ्रिजरेटर की बात कर रहा है, इसका मतलब 200 किलो केल्विन और 300 केल्विन पे ऑपरेट हो रहा है। मैं तुरंत बना दूंगा। कोई रेफ्रिजरेटर में बनाना चाहता हूँ, ये रिजर्वर हुआ, एक ये रिजर्वर हुआ। क्लियर है? तो 200 केल्विन नीचे रिजर्वर होता है, सिंक जिसे बोलते हैं हम, और 300 केल्विन ऊपर होगा हाई टेम्परेचर का। क्लियर है ना? और इसके बीच में हमने रेफ्रिजरेटर लगा रखा है आर। ठीक है, और ये रेफ्रिजरेटर क्या काम होता है, नीचे से हीट लाएगा, यहां से हीट लेके आएगा क्यू लोअर से, और क्यू हाइयर पे क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। यही काम है ना? कब? जब हम इसको वर्क सप्लाई कर रहे हो या फिर पावर सप्लाई कर रहे हो। यहाँ पे उसने पावर इनपुट दे रखा है 1 किलोवाट। पावर क्यों बोला है? क्योंकि इसकी यूनिट क्या है, 1 किलोवाट है। तो मैं तुरंत बोल दूंगा पावर इनपुट जो हमें दे रखा है वो क्या है, 1 किलोवाट है। इतना क्लियर हो सबको? ये क्वेश्चन में गिवन है। उसने बोला है पावर इनपुट नहीं दिया, क्या दिया, इफ द रेफ्रिजरेटर रिसीव्स 1 किलोवाट ऑफ हीट,
ये दिया है देखो, बहुत अच्छा। इधर देखते लो, पावर नहीं दिया तो कंफ्यूज नहीं होना। पावर तो पूछी है क्या, पावर तो पूछ रहा है साहब। देखो क्या कर रहा है, द वर्क रिक्वायरमेंट पूछ रहा है किसमें, किलोवाट में। तो बात कर रहा है पावर की। पावर बताओ, पावर क्या होती है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। और यूनिट की बात करें जूल पर सेकंड, तो होगी क्या, वाट। और यूनिट अगर इसमें किलोवाट में दिए तो ये भी क्या निकल के आएगी, और किलोवाट में लिख दो। क्लियर है ना, इतना क्लियर है, ठीक है। उसने बोला है कि इफ द रेफ्रिजरेटर रिसीव्स 1 किलोवाट, मींस रेफ्रिजरेटर काम क्या है, डिजायर्ड स्पेस को कूल कर रहा, और यहाँ पर उसे हीट मिल रही कितनी, इतनी, तो उतनी ही निकाल रहा होगा ये। क्यू लोअर क्या कर रहा होगा, निकाल रहा होगा, मतलब इसने 1 किलोवाट हमको दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पावर पूछा है कितना चाहिए, और वर्क पर यूनिट टाइम पूछा है। क्लियर है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। हम जानते हैं ये क्या है, कार्नोट रेफ्रिजरेटर है, मींस रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर है। क्या है, रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर। देखते रहना, कार्नोट रेफ्रिजरेटर और कार्नोट रेफ्रिजरेटर। मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं सर, कि अगर मैं इसकी सीओपी निकालता हूं, सीओपी, सीओपी होती है क्या, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, यही होती है ना, बहुत अच्छे। और डिजायर्ड इफेक्ट क्या है सर, क्यू लोअर है, बहुत बढ़िया। वर्क इनपुट क्या है सर, ये हम वर्क इनपुट कर रहे हैं, वर्क ही पूछ रहा है हमसे। इसका मतलब सीओपी अगर मुझे पता चल जाए, क्यूएल हमको दे रखा है, क्यूएल की वैल्यू क्या है, 1 किलोवाट, तो वर्क इनपुट आ जाएगा अगर सीओपी पता चल जाए। और सीओपी किसकी निकलेगी, कार्नोट की, कार्नोट दे रखा है ना। तो कार्नोट की सीओपी होती है क्या, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, हमने बताया था। तो यहां से अगर मैं निकालता हूं सीओपी ऑफ दिस रेफ्रिजरेटर, क्या आएगी कि सर टी लोअर बता दो अपॉन टी हाइयर माइनस टी लोअर। सबको क्लियर होगा, ये सारी चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूं पहली क्लासेज में, तो इसीलिए जिसने लेक्चर नहीं देखे पहले एक बार लेक्चर दे दो, ताकि आपसे क्वेश्चन हो जाए। क्लियर है ना, और आप ट्राई करो क्वेश्चन करने के लिए, आंसर आ जाता है तो उसको बताना है। क्लियर है ना, कमेंट करके बताते रहना। इधर देखो, टेम्परेचर लोअर कितना है, 200, बहुत बढ़िया, डिवाइडेड बाई हाइयर कितना है, 300, माइनस के 200, और इक्वल टू क्यू एल कितना चल रहा था, 1 किलोवाट, बहुत अच्छे। और पावर पूछा है, वर्क पूछा है, वर्क इनपुट, तो यहां से हम सॉल्व करके निकाल लेंगे। इसको चीरा 100 200 कितना आ रहा है, कोई बताएगा मुझको, 1 डिवाइड बाई 2, तो 0.5 आ जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो वर्क इनपुट कितना आ रहा है, 0.5 के किलोवाट। इतना हमको पावर चाहिए बस इसको चलाने के लिए रेफ्रिजरेटर को। आंसर क्या सही है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन उठाया मैंने। ये भी अगर किसी से नहीं होता है, इसका मतलब आप चीजों को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, कंसेप्ट को पढ़ नहीं रहे हो, डायरेक्ट क्वेश्चन अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हो। इसीलिए क्वेश्चन को सीख, कंसेप्ट को सीखो, क्वेश्चन ऑटोमेटिकली अपने आप से ही सॉल्व होंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा स्क्रीन पे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इधर देखते रहना। क्या बात कर रहा है कि सर एन इलेक्ट्रिक पावर जनरेटिंग स्टेशन प्रोड्यूसेस इतने वाट, इतने वाट पावर प्रोड्यूस कर रहा है। इफ द कोल रिलीजेस, कोल क्या होता है, कोयला, रिलीजेस 36 into 10⁸ किलो जूल पर आवर ऑफ एनर्जी, बहुत अच्छे। द रेट ऑफ रिजेक्शन ऑफ हीट फ्रॉम द पावर प्लांट, बहुत ही शानदार कंसेप्ट है। पावर प्लांट की बात कर रहा है, मतलब ये हीट हम जो सप्लाई कर रहे हैं, कहां से कर रहे हैं, कोयला से कर रहे हैं। कितनी कर रहे हैं, इतनी कर रहे हैं। तो मैं तुरंत बोल दूंगा सर यहाँ पर हमको जो गिवन है, क्यू सप्लाइड गिवन है, हीट सप्लाइड, वो कितना है 36 into 10⁸ और एक है किलो जूल पर आवर। इस आवर को अगर मैं सेकंड में कन्वर्ट कर दूं तो मैं तुरंत बोल दूंगा क्या है, किलोवाट हो जाएगा। और आवर को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए एक घंटे में 3600 सेकंड होती है, होती है, होती है। तो मैं तुरंत बोल दूंगा ये 36 into 10⁸ डिवाइडेड बाई 3600, ये किलोवाट हमको हीट सप्लाइड दे रखी है जो कोयला से आ रही है। जीरो से इसको चीर दो 6 टाइम्स, 36 से इसको चीर दो इतने टाइम्स, तो मैं बोल सकता हूं यहां से जो एनर्जी होगी ये किलोवाट है, तो 10⁶ किलोवाट आ गई। आंसर सब मेगावाट में, पावर भी मेगावाट में, तो इसे मेगावाट में कन्वर्ट कर लो। 1 किलोवाट में 10⁻³ मेगावाट होते हैं, तो मैं तुरंत लिख दूंगा ये 10⁻³ मेगावाट के बराबर हो जाएगा। इतना क्लियर है, क्यू सप्लाइड। इसलिए पावर जो आउटपुट उससे आया है हमको दे रखा है, पावर आउटपुट भी दे रखा है, क्या है देख लेते हैं। पावर आउटपुट, उस पावर स्टेशन ने कितनी पावर हमको दी, 400 मेगावाट दी, बहुत अच्छे। अगर मैं बात करता हूं कोई पावर, पावर आउटपुट दे रहा है, तो कोई इंजन होगा, स्टीम स्टीम इलेक्ट्रिक पावर जनरेटिंग स्टेशन है कोई। इसका मतलब ये हुआ कि हमको पावर आउटपुट इतनी मिल गई, सप्लाई हमने इतनी की, रिजेक्शन कितना हुआ, बाकी का रिजेक्शन हुआ। हम तुरंत यहां से बोल देंगे हीट जो रिजेक्टेड हुई, हीट रिजेक्टेड कितनी हुई होगी, देखो रेट ऑफ हीट रिजेक्शन पूछा है, हीट रिजेक्टेड रेट
ये अगर बात करता है, इसका मतलब सप्लाई कितना था, क्यू सप्लाइड बता दो, माइनस हमें मिला कितना, पावर आउटपुट बता दो, और वही रहा होगा ना, क्योंकि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब हमने इतनी सप्लाई की, कितनी सप्लाई की, 10⁻³ मीन्स 1000 मेगावाट हमने सप्लाई की। अगर मैं बोलता हूँ मोटा मोटा 1000 मेगावाट सप्लाई कर रहे हैं, पावर हमको 400 मिल रही है, तो बची कितनी, 600 बची, वही वेस्ट हो गई। लो तुरंत बोल देंगे 1000 माइनस के 400 इक्वल टू 600 मेगावाट। और ये क्या है, रेट ऑफ हीट रिएक्शन। आंसर सी इज द करेक्ट। बस कुछ भी नहीं था, यूनिट कन्वर्जन करना था, इसलिए जानबूझ के किलो जूल पर आवर में दिया है कि कुछ तो गलत करो। क्लियर है ना, यूनिट का ध्यान रखना है, कंसेप्ट का ध्यान रखना है, बाकी चीजें क्या है, बहुत आसान है। नेक्स्ट बढ़े, बिल्कुल बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। क्या करना है, पहले पॉज करो, ट्राई करो 2-3 मिनट, उसके बाद सॉल्यूशन देखना है, फिर देखो मजा आता है कि नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 3 हमारी स्क्रीन पे, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, देखते रहो। बात कर रहा है हीट इंजन की। यूजिंग लेक वाटर एट 12 डिग्री सेल्सियस, वहां एज अ सोर्स, ओ माय गॉड, देखते रहो। सोर्स की बात की, तुरंत बोल दूंगा कि उसने सोर्स दे रखा है हमें 12 डिग्री सेल्सियस, लेकिन हमारा केल्विन में होता था, क्योंकि सब कुछ क्या कर रहे थे, केल्विन में कर रहे थे। तो 12 डिग्री को अगर मैं केल्विन में कन्वर्ट करता हूं, तो 12 डिग्री सेल्सियस दिया है, तो इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, कितना हो रहा है, 273 प्लस 12 कर दो। 1 डिग्री सेल्सियस में कितने केल्विन होते हैं, 273 केल्विन होते हैं, सब जानते हैं। 12 डिग्री सेल्सियस में कितने होंगे, कोई मल्टीप्लाई मत कर देना, तबाह हो जाओगे। 273 प्लस 12 ऐड करना होता है, क्लियर है ना। तो कितना हो जाएगा, 5 270 285 केल्विन, क्लियर है ना। सिमिलरली 2 डिग्री सेल्सियस में कितने हो जाएंगे, 2 डिग्री सेल्सियस में हो जाएंगे, देखो 2 डिग्री सेल्सियस दिया है, एक 12 डिग्री सेल्सियस दिया है, 2 डिग्री में कितने हो गए, 273 प्लस 2 इक्वल टू 275 केल्विन, क्लियर है ना। मतलब कहने का जो सोर्स हमको दिया है, वो दिया है 285 केल्विन पर, बहुत अच्छे, ठीक है। और जो सिंक हमको दिया है, ये हमारा सिंक, ये 2 डिग्री सेल्सियस पे, इसको केल्विन में कन्वर्ट करते हैं, तो ये होता है 275 केल्विन। कितना होता है, 275 केल्विन। इधर देखते रहो, 275 केल्विन, बहुत अच्छे। ये क्या है, सोर्स, सब जानते हैं, कोई गलती से पूछ भी मत लेना सर ये क्या क्या है। इधर देखते रहो, जिसने लेक्चर देखे उसे मजा आ रहा होगा, जिसने नहीं देखे उसे तो पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। उसने बोला हीट इंजन लगा रखा है, बहुत शानदार, हीट इंजन लगा रखा है, लगा दो। और ये हीट इंजन यहाँ से हीट ले रहा होगा, अंदर ही बता देगा, सब जानते हैं। और यहाँ पर हीट रिजेक्ट कर रहा होगा, और कुछ ना कुछ हमें वर्क दे रहा होगा, बहुत बढ़िया, क्लियर है ना, यही कंसेप्ट है। यहाँ से क्यू सप्लाइड होगी, यहाँ क्यू रिजेक्शन होगा, बहुत अच्छे। लेकिन उसने ये बोला है कि ये जो हीट इंजन है, पानी से चल रहा है, लेक वाटर के से, जो 12 डिग्री सेल्सियस पे है, और सिंक हमारा 2 डिग्री सेल्सियस पे है। इसने बोला है कि 1 मिनट में 1080 साइकिल कंप्लीट कर लेता है ये हीट इंजन। 1 मिनट में 1080 साइकिल क्या करता है, कंप्लीट करता है, क्लियर है ना। तो मैं तुरंत बोल सकता हूं कि अगर 1 सेकंड की मैं बात करता हूं, 1 सेकंड में कितनी करेगा, तो 1080 डिवाइड बाई 60 कर दूं, मीन्स मैं बोल सकता हूं कि ये साइकिल पर सेकंड आ गया, क्लियर है ना। कि इस हीट इंजन की 1 सेकंड में इतनी साइकिल है, बहुत अच्छे। और उसने बोला इफ अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड पर साइकिल, बहुत अच्छा कंसेप्ट, लैंग्वेज को समझना है। बहुत अच्छे क्वेश्चन मैंने उठाए, फिर भी दिक्कत आती है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। उसने बोला है कि 1 साइकिल की अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड हो रही है, कि हीट सप्लाइड QS कितना, 57 जूल है फॉर 1 साइकिल, और 1 साइकिल। और हमारी साइकिल कितनी हो रही है, 1080 साइकिल। तो मैं तुरंत बोल दूंगा कि अगर मैं 1080 साइकिल की बात करता हूं, तो क्या मैं बोल दूंगा 57 इंटू 1080 जूल हो जाएगी, हो जाएगी, तो जाएगी फॉर इतने साइकिल के लिए, कंप्लीट साइकिल के लिए, फॉर 108 क्यू सप्लाइड जो होगा इतने जूल हो जाएगा फॉर 1080 साइकिल्स, क्लियर है ना। मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन अगर मुझे जूल पर सेकंड निकालना है, जूल पर सेकंड, तो इसका मतलब ये 60 से मैं डिवाइड भी कर दूं, जूल साइकिल पर सेकंड, क्लियर हुआ सबको। इसको अगर हम क्यू सप्लाइड की बात करते हैं, क्यू सप्लाइड, इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ रहा है कोई बताएगा मुझको। देखो 0 से 0 चीर दो, इसको 2 से चीरो 3 बार, इसे चीर दो 54 टाइम्स, इसको काट सकते हैं, काट सकते हैं बिल्कुल। ये कितने बार कट रहा है, 17 टाइम्स, 18 टाइम्स, कितने बार कट रहा है, 18 टाइम्स। तो हमारे पास जो एनर्जी आ गई, वो आ गई 57 इंटू 18 जूल पर सेकंड वाट आ गई, बहुत अच्छी। और वाट में दे रखे आंसर, देखो यहाँ जूल दिया था यूनिट, देखो घुमाने के लिए कैसे क्वेश्चनों के कंसेप्ट समझो, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं गेट में भी। यूनिट कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने देखो जूल में दिया आंसर, जूल में मतलब क्या दी, वैल्यूज दी, यहाँ पर एक एडिशनल वैल्यू दे दी कन्वर्ट करने के लिए वाट में, और आंसर ऑप्शन में दिए वाट में।
किसी ने डायरेक्ट 57 रख दिया तो एक आंसर मैच कर रहा होगा, सब कुछ तबाह हो जाएगा। क्लियर है ना? हम तुरंत बोलेंगे क्यू सप्लाइड जो आया है हमारा इतना आया है 57 इंटू 18। अभी इसका मल्टीप्लाई नहीं करना है, इधर देखना क्यों नहीं करना मैं बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर ये वाट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, मल्टीप्लाई करोगे टाइम कंज्यूम होगा, फालतू होगा, ठीक है। हमको चाहिए क्या, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द इंजन, वर्क पूछ रहा है। क्लियर है ना? हमसे पूछ रहा है वर्क। वर्क कैसे निकलेगा सर? वर्क हम जानते हैं निकालने के लिए, इसका मतलब ये हुआ कि हमको या तो क्यू आर पता हो तभी निकाल सकते हैं, या इसकी इफिशियंसी पता हो, इफिशियंसी दी नहीं, इसका मतलब यहाँ पर ये जो हीट इंजन की बात कर रहा है, ये हीट इंजन कुछ भी नहीं, रिवर्सिबल हीट इंजन होगा, 100% होगा, अदरवाइज निकाल ही नहीं सकते। क्लियर है ना? और रिवर्सिबल हीट इंजन है तो हम इफिशियंसी निकाल सकते हैं रिवर्सिबल हीट इंजन की, क्या होती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, मैं तुरंत ले रहा हूँ 1 माइनस टी लोअर अपॉन टी हायर, ये होती है एफिशिएंसी। और यहाँ से हम एफिशिएंसी निकालेंगे तो क्या आ रही है कि 1 माइनस टी लोअर कितना है 275 डिवाइडेड बाई 285 टी हायर, और यहाँ से इसको सॉल्व करूंगा तो 10 अपॉन 285 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? और ये आ गई हमारी एफिशिएंसी, जो कि किसके बराबर होती है, वर्क डन, वर्क अपॉन हीट सप्लाइड, इसी के बराबर होती है। हीट सप्लाइड को यहाँ रखूंगा तो नेक्स्ट स्लाइड में देख लो, नेक्स्ट में क्या लिखूं, नेक्स्ट में देखो हमारे पास जो एफिशिएंसी आई वो थी 1 माइनस टी लोअर अपॉन टी हायर इक्वल टू होती है हीट सप्लाइड, हीट सप्लाइड नहीं, वर्क अपॉन हीट सप्लाइड, वर्क अपॉन हीट सप्लाइड, वर्क पूछ रहा है तो वर्क अपॉन हीट सप्लाइड, और हीट सप्लाइड की वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी है देखो, ये निकली है 57 इंटू 18, 57 इंटू 18, और ये क्या है, वाट में है, बहुत अच्छा। यहां से निकालो, ये जो आ रही थी हमारी 10 अपॉन 285 आ रही थी, बहुत बढ़िया, इक्वल टू, इसे मैं इक्वल कर दूंगा वर्क अपॉन 57 इंटू 80, यहाँ से वर्क आ जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे 10 इंटू 57 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 285। क्लियर है ना? इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना? इसको सॉल्व करेंगे आंसर आएगा। कैसे सॉल्व करें हमको नहीं पता चल रहा सर, लोग कर लेते, 5 से काटो, इसे 5 दूनी 10, इसको काटो, कितनी बार कट गया, 5 5 25 बचे 3, अब समझा, लो 57 से चीर दो, बहुत अच्छे, देखो सिंपल कैलकुलेशन है, 18 टू 36, ये आ गया वाट, और ये आंसर है, ठीक है आंसर, बहुत अच्छे। कैलकुलेटर की जरूरत ही नहीं है, बट कैलकुलेशन को तोड़ तोड़ के करना है, मल्टीप्लाई करके मत कर देना, नहीं तो बहुत लेंदी कैलकुलेशन हो जाएगी, फिर करना मुश्किल हो जाएगा बिना कैलकुलेटर के। क्लियर है ना? तो जिसमें कैलकुलेटर नहीं दिया होता वो जानबूझ के ऐसी डिजिट देता है कि एक दूसरे से कट रही हो। क्लियर है ना? कि एक दूसरे से क्या हो रहा होगा, कट रहा होगा कुछ ना कुछ। लो ये आ गया आंसर 36 वाट, दिस इज द आंसर। क्लियर है सबको? बिल्कुल क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है हमारी स्क्रीन पर कि सर क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं, साथ ही साथ क्या करना है, पॉज करके ट्राई भी करना है, अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है फिर देखते क्या है। अब प्रॉब्लम आ गई सर ये क्वेश्चन करे कैसे, इधर देखना, उसने बोला एक इन्वेंटर है, कोई भी इन्वेंशन कर रहा है, एक इंजन की इन्वेंशन कर रहा है, उसने एक हीट इंजन बनाया, ठीक है, उसने हीट इंजन बनाया और उसने उसकी स्पेसिफिकेशन दे रखी है, कुछ हीट इंजन की स्पेसिफिकेशन दे रखी है, समझना। ये जो पावर डेवलप्ड है, यहाँ लिखते जा रहा हूँ मैं, जो पावर डेवलप्ड है, या फिर पावर आउटपुट बोल दो, या फिर वर्क आउटपुट बोल दो, ये कितना दे रखा है उसने, 50 किलोवाट दे रखा है, बहुत शानदार। क्लियर है ना? कि कोई भी हीट इंजन है, लो मैं हीट इंजन बना रहा हूँ, तो हीट इंजन, इसका कुछ टेम्परेचर होगा, ये हीट इंजन यहाँ से हीट ले रहा होगा, ये हमने बना लिया हीट इंजन, बहुत अच्छे। तो यहाँ से ये पावर आउटपुट दे रखी है उसने, पावर आउटपुट कितनी है 50 किलोवाट, बहुत अच्छी। उसने इन्वेंट किया इंजन, इसकी स्पेसिफिकेशन भी बता दी है, और यहाँ से कुछ हीट भी गई होगी, बहुत बढ़िया, और यहाँ पर कुछ लोअर टेम्परेचर होगा वो भी मेंशन कर रखे हैं, यहाँ देखो टी हायर, ये 627 डिग्री, इक्विवेलेंट केल्विन निकालेंगे तो 900 केल्विन आएगा, ऐड कर लोगे ना 273, और ये दे रखा है 300 केल्विन के इक्विवेलेंट, बहुत अच्छे। ये हीट इंजन उसने दिया है, ये उसने हीट इंजन क्या किया है, बनाया है, ये हीट इंजन उसने बनाया, बहुत अच्छे। उसने बोला है कि इसको चलाने के लिए मुझे जो फ्यूल बर्न करना पड़ रहा है 1 घंटे के लिए वो 3 केजी है, इसका मतलब मास फ्लो रेट उसने दे रखा है, मास फ्लो रेट जो इस इंजन को चलाने के लिए फ्यूल का मास फ्लो रेट 3 केजी पर आवर दिया है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट। हमको चाहिए केजी पर सेकंड, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 डिवाइड बाई 3600 केजी पर सेकंड लिख सकता हूँ, बहुत अच्छे, लिखते रहना। तो ये आ गया हमारा कितना, 1/1200 केजी पर सेकंड।
क्या इतना क्लियर सबको? बिल्कुल क्लियर है। यूनिट का हमेशा ध्यान रखना है, जिसने यूनिट कन्वर्जन करना सीख लिया उसके लिए बहुत अच्छा है। अब उसने बोला ये तो हमें मास फ्लो रेट है, मींस 1 सेकंड में मैं 1/1200 केजी का फ्यूल बर्न कर रहा हूँ इस हीट इंजन को चलाने के लिए, इसका मतलब ये हुआ। लेकिन इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बोली है कि 1 केजी के लिए इसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? इतनी है। इसका मतलब मैं अगर हीट सप्लाइड की बात करता हूँ, हीट सप्लाइड इस फ्यूल से कितनी हीट सप्लाइड यहाँ पर गई QS, तो वो उतनी ही गई होगी जो फ्यूल जला होगा। और यहां से हम निकाल लेते हैं मास फ्लो रेट बता दो और कैलोरीफिक वैल्यू बता दो इसकी फ्यूल की, और फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू दे रखी है। देखो मास फ्लो रेट कितना है? 1/1200, बहुत अच्छे, इनटू 75,000 कैलोरीफिक वैल्यू है, और ये दे रखी किलो जूल पर केजी। यूनिट क्या आएगी? देखो ये केजी पर सेकंड, देखते है ना, मैं एक एक चीज बता रहा हूं। और ये मास फ्लो रेट की यूनिट क्या है? केजी पर सेकंड। इसकी यूनिट कैलोरीफिक की हीट वैल्यू की क्या है? ये हमारी 7500 किलो जूल पर केजी, बहुत अच्छे। और केजी से केजी चीर दो, ये यूनिट आ गई हमारी किलो जूल पर सेकंड। क्या आ गई? किलो जूल पर सेकंड। और ये बात हो रही है किसकी? किलो वाट की। बहुत शानदार कॉन्सेप्ट, इतना क्लियर सबको? मतलब कहने का इस जीरो से इस जीरो को चीर दूं, कोई दिक्कत नहीं, कि मैं तुरंत बोलूंगा कि 750/12 ये क्या है? किलो वाट। इतनी हीट सप्लाइड हमको करनी पड़ी और इतनी हमको पावर मिली, बहुत अच्छी बात। फिर उसने बोला टेम्परेचर लिमिट ये है, कॉस्ट ऑफ फ्यूल ये है, वैल्यू ऑफ पावर ये है, मतलब पावर निकाल 1 किलोवाट आवर निकालने के लिए 5 रुपया खर्च हो रहा है, ये सब चीजें दी हैं। देखते हैं, उसने बोला है द परफॉर्मेंस ऑफ हिज इंजन इज पॉसिबल है, ये पूछ रहा है, नॉट पॉसिबल है, इकोनॉमिक है, अनइकोनॉमिक है। अब इकोनॉमिक अनइकोनॉमिक के लिए तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि इसको रिलेट करने के लिए उसे ये बताना चाहिए कि कितना मिनिमम से मिनिमम पैसा लगना चाहिए था इतनी पावर प्रोड्यूस करने के लिए। यहाँ कोई पैसे की बात ही नहीं की, मिनिमम पैसे की बात नहीं की, उसने बस प्रोड्यूसिंग पैसे की बात कर ली। कंपैरिजन भी तो करेंगे इकोनॉमिक के लिए कि किसके साथ हम इसको क्या करें? कंपेयर करें, ताकि ये इकोनॉमिक हो। लेकिन हाँ, पॉसिबिलिटी और इम्पॉसिबिलिटी हम चेक कर सकते हैं कि इसकी इफिशियंसी निकाल के, अगर इसकी इफिशियंसी लेस देन कार्नोट की इफिशियंसी से आ रही है तब बोल सकते हैं पॉसिबल डिवाइस है। अगर एफिशिएंसी कार्नोट से ज्यादा आ गई तो बोल देंगे इम्पॉसिबल डिवाइस है। मतलब मैं पॉसिबिलिटी चेक करना चाहता हूं तो मैं तुरंत लिख दूंगा यहाँ इफ एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज लेस देन एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट हीट इंजन। इसी इंजन को अगर मैं कार्नोट के बेसिस पे बनाता और वो उसकी एफिशिएंसी लेस देन आती कार्नोट से, तब मैं बोलता पॉसिबल है। क्या है? पॉसिबल हीट इंजन है, यहाँ ऐसा बना सकते हैं। लेकिन इफ एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज ग्रेटर देन एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट हीट इंजन से ज्यादा आ गई, इसी वर्किंग टेम्परेचर में मैं कार्नोट इंजन लगा दूं, तब अगर उससे ज्यादा आ रही है, इसका मतलब ये पॉसिबल ही नहीं, कार्नोट से ज्यादा एफिशिएंसी किसी हो ही नहीं सकती, तो हम तुरंत बोल देंगे क्या है? इम्पॉसिबल। अब हमें चेक करना है कि पहले तो इस इंजन की एफिशिएंसी चेक करनी है, इम्पॉसिबल हीट इंजन। क्या तरह क्लियर है? पहले तो इस इंजन की एफिशिएंसी, एक्चुअल इंजन की एफिशिएंसी चेक करो, उसके बाद कार्नोट की चेक करो, तब हमें पता चल जाएगा कि अगर कम हुई तब तो पॉसिबल है, ज्यादा हुई तो इम्पॉसिबल है। ये ऑप्शन तो खत्म हो गए, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमिक रिलेट करने के लिए हमको कुछ दिया ही नहीं है। क्लियर है ना? इकोनॉमिक रिलेट करने के लिए हमको कुछ दिया ही नहीं। इतना क्लियर सबको? बिल्कुल ठीक है। अब इधर देखना कि अब मैं बात कर रहा हूं कि सर पहले तो मैं इस इंजन की एफिशिएंसी निकाल रहा हूं, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, इसी को फिर कार्नोट में कन्वर्ट करूंगा तब निकालें। क्या होती है कि सर वर्क बता दो, डिवाइड में क्या बता दो? हीट सप्लाइड, और दोनों की यूनिट सेम दे रखी है, वर्क की भी 50 किलोवाट पावर आउटपुट, और ये हमारी हीट सप्लाइड भी कितनी इतनी, तो मैं तुरंत बोल दूंगा ये 50 डिवाइडेड बाई 750/12, ये 12 ऊपर गया तो मैं तुरंत लिख दूंगा 50 इंटू 12 डिवाइड बाई 750। इससे इसे चीर दो, 5 से इसे चीर दो, कितने बार? 15 टाइम। 3 से चीरो 4/5, ये आ गई 0.8 परसेंटेज में अगर लिखना चाहता हूं तो ये आ गई 80% एफिशिएंसी है इस इंजन की, जो हमको परफॉर्मेंस दे रहा है उसके अकॉर्डिंग। क्लियर है ना? परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग इस इंजन की 80% एफिशिएंसी है। अब मैं कार्नोट की एफिशिएंसी पता करना चाहता हूं। अब मैं क्या करना चाहता हूं? कार्नोट की एफिशिएंसी नेक्स्ट पेज में देख रहे हैं, इसी टेम्परेचर रेंज पे ये टी हाइयर है, क्लियर है ना, और ये क्या है? टी लोअर। ठीक है, टी लोअर, मतलब कह देगा कार्नोट की एफिशिएंसी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, तो हमें टेम्परेचर पता चल जाए तो मैं यहां से कार्नोट की एफिशिएंसी निकाल दूंगा। लो, एफिशिएंसी ऑफ, अगर मैं कार्नोट निकालना चाहता हूं, देखो इसी के लिए तो क्या है 1 माइनस के टी लोअर अपॉन टी हाइयर। बहुत अच्छे, तो मैं तुरंत दे दूंगा 1 माइनस टी लोअर कितना था? 300, हाइयर कितना है? 900, और यहां से मैंने सॉल्व किया, ये आ गया 600/900। इसको चीर के मुझे मिला 2/3।
क्लियर है ना? और इसको मैं सॉल्व करके लिखता हूं, तो इसकी इफिशियंसी आ रही है कितनी, 66.66%। मतलब अगर मैं इस इंजन को इसी वर्किंग टेम्परेचर के रेंज में कार्नोट बनाता, मींस आइडियल इंजन बनाता, तब ये मैक्सिमम इफिशियंसी इतना देता कि ये मैक्सिमम पॉसिबल है, जो इफिशियंसी मैक्सिमम पॉसिबल है, मतलब ये पॉसिबल इतनी है। और उसने ऐसा कौन सा डिवाइस बना दिया जादू करके, एसी 80% दे रहा है, इसका मतलब भाई डिवाइस है, पॉसिबल ही नहीं है। अपनी मर्जी से कोई भी डेटा उठा के ले आओ, क्या वो पॉसिबल होगा? क्या प्रैक्टिकल लाइफ में बिल्कुल नहीं होगा। इसका मतलब हम तुरंत बोल देंगे कि सिंस, क्या, सिंस, हाय हाय हाय, सिंस एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन जो हमने बनाया है इज लेस देन एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट है। लेस देन क्यों बोल रहे हो सर, ये तो ग्रेटर देन आ गई है। बहुत अच्छे, चलो ठीक है, दिमाग काम कर रहा है, सब लोगों का दिमाग इस पे है, इसका मतलब 100% ठीक है। इसका मतलब ये डिवाइस क्या है, इम्पॉसिबल हीट इंजन, इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट। क्लियर है ना? तो ये इम्पॉसिबल है और हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, नॉट पॉसिबल। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिविल सर्विसेज में, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, जिससे हो गया है मान के चलो बहुत अच्छे। देखो ऐसे ही क्वेश्चन और भी पूछे गए गेट में, सिमिलर क्वेश्चन एसएससी जेई में मैंने एक अच्छा क्वेश्चन उठाया है जिसमें बहुत सारा डेटा दे रखा है। अब इसके सिमिलर कंसेप्ट अगर आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं, चुटकियों में उड़ा दोगे? बोलो हम उड़ा देंगे सर, बिल्कुल उड़ा देंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा लगा सुन के, बहुत बढ़िया। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें? बिल्कुल करो सर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही शानदार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। वाह, इधर देखो क्या करना है, ट्राई करना है, 30 सेकंड का समय, 40 सेकंड का, क्योंकि क्या चुन्नू सा है क्वेश्चन और पूछा गया है एएस में। बहुत अच्छे, बोला सर आप एएस की क्वेश्चन कराओगे? बिल्कुल कराएंगे एएस की। एसएससी जेई के चुन्नू मुन्नू से क्वेश्चन है, जिसने ये कांसेप्ट सीख लिया चुन्नू मुन्नू से तो कर लेगा। गेट के क्वेश्चन थोड़ा बहुत जो अच्छे अच्छे होंगे उनको उठा के लेके आएंगे, बिल्कुल सिमिलर कंसेप्ट बेसिस होंगे, तो फिर क्या जरूरत है कराने की? एक जैसे क्वेश्चन कराने का क्या मतलब है, कंसेप्ट डिफरेंट होना चाहिए। इधर देखते हो यहाँ पर लिस्ट 1 की बात कर रहा है, लिस्ट 2 की बात कर रहा है, रिवर्सिबल साइकिल की बात कर रहा है। रिवर्सिबल साइकिल में देखा हमने मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर कुछ बात करता था। एक चीज हमको याद आ गई, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर की जैसे बात हुई तो यहाँ पर पहले देख लेते हैं जीरोथ लॉ। हाँ बहुत सही सर, जीरोथ लॉ की बात करता है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। हम तुरंत ले लेंगे ए बी सी डी। देखो कैसे करने हैं, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, कोई भी चीज जो आ रही है उसको पहले मिला दो। मैं तुरंत बोल दूंगा जीरोथ लॉ सी जो है 1 से मैच कर रहा था सर, क्योंकि मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर सी का 1। अब यहाँ पर आ जाओ ऑप्शन में, C1 बहुत अच्छे, मतलब 2 ऑप्शन में दे रहा है, ये ऑप्शन तो तबाह हो गए, जरूरत ही नहीं है चेक करने की। क्लियर है ना? ये ऑप्शन क्या हो गए, तबाह हो गए। इसका मतलब डी में 6 है, इसमें भी अलग है, इसमें भी, सब में अलग है। अब उसके बाद करते हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा सर रिवर्सिबल साइकिल क्लैपिरॉन, ये तो पता नहीं क्या नाम आ गया, अभी हमने पढ़ा ही नहीं, आगे पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेनी। पता नहीं क्लॉसियस थ्योरम, सर ये तो सेकंड लॉ में पढ़ा था, और सेकंड लॉ में रिवर्सिबल इरिवर्सिबल की बात तो होती थी, बट आगे देखते हैं, वो कंफर्म नहीं हुआ। हाई ग्रेड एनर्जी, अंडा भी बता दे, और वर्क को बोलते हैं हाई ग्रेड एनर्जी, और हीट को बोलते हैं लो ग्रेड एनर्जी। लो ग्रेड होता तो हीट, तो इसका मतलब मैकेनिकल वर्क जो है मैच कर गया किससे, हाई ग्रेड से। बी का वर्ग मैच कर गया 4 से। देखो सी का 1 के साथ तो बी का 4 के साथ, यही ऑप्शन करेक्ट है, 100% करेक्ट है। अब हमको चेक करना है एक बार, ए का देख लेते हैं। ए का 3 क्लॉसियस, बहुत सही, बिल्कुल सही कर सर। हम जब क्लॉसियस थ्योरम की बात कर रहे थे तो क्लॉसियस थ्योरम में ही तो हम रेफ्रिजरेटर और हीट पंप की बात करते थे, और हीट पंप और रेफ्रिजरेटर हमने रिवर्सिबल के लिए भी बात किया था। क्लियर है ना? इसीलिए ए का 4 हो गया। अब बचा डी। डी क्या है, एक तो लो ग्रेड एनर्जी होती है, हीट क्या है, लो ग्रेड एनर्जी, पर यहाँ लो ग्रेड कहीं दिया नहीं। और हीट हमने बोला था हीट एंड वर्क, हीट एंड वर्क क्या है, पाथ फंक्शन है पहली चीज, यहाँ पाथ फंक्शन भी नहीं दिया किसी ने, कोई बात नहीं। और ये दोनों क्या है, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल भी है। क्या है, इनएग्जैक्ट, देखते रहो क्या है, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल। तो बोलो सर वर्क का क्यों नहीं फिर आपने मैच कराया? वर्क का इसलिए नहीं कराया क्योंकि यहाँ ऑप्शन में कुछ है ही नहीं ना ऐसा मैच करने वाला। ये वर्क का हमारा बी और बी का हमारा 6 इनएग्जैक्ट है, ठीक है। उसके बाद हीट का, हीट का देखो इनएग्जैक्ट हमने कर दिया, मान लो कर लेते, बी का 4 बी का 6 कर लेते, तो हमारा डी का क्या कर रहा है, यहाँ 6 कर रहा है। डी का 3, डी का 3 क्या था, क्लॉसियस थ्योरम। हीट की थोड़ी कोई बात कर रहा था, क्लॉसियस थ्योरम। क्लियर है ना? इसीलिए इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। एप्रोप्रिएट आंसर देखना है क्या मैच कर रहा है, इतना क्लियर है। और ये डी का हो गया हमारा क्या 6, दिस इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से मैच करना है, क्या है ये हमारा करेक्ट आंसर। क्या इतना क्लियर है, कर लिया होगा सबने, उम्मीद करता हूँ सबका सही हो गया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, इधर देखना, क्वेश्चन नंबर 6। क्यों उठाया, क्योंकि कल ही हमने पढ़ा था। पहले क्या करना, पॉज करो, ट्राई करो,
आंसर को निकालो, अगर आंसर निकल के आ गया फिर कोई दिक्कत नहीं है, और अगर ऐसा हो गया तो बल्ले बल्ले। क्लियर है ना? इतना क्लियर है सबको? इधर देखते रहो, इधर देखते रहो क्या हो रहा है कि सर बात कर रहा है रिवर्सिबल हीट इंजन की। बहुत अच्छे सर, खुश हो गए हम। जैसे ही रिवर्सिबल का नाम दिखता है हमको चीज से आत्माएं क्या हो जाती है, प्रफुल्लित हो जाती है। ओ माय गॉड देखो, रिवर्सिबल इंजन एक्सचेंज हीट फ्रॉम 3 थर्मल रिजर्वॉयर। तो सर ये कौन सा जादू कर दिया? अभी तक तो हम देख रहे थे कोई भी हीट इंजन है 2 रिजर्वॉयर से चल रहा है। हमने ये बोला था मेरे लाल कि एक रिजर्वॉयर से नहीं चल सकता, 2 से चलेगा, 3 से चलेगा, 4 से चलेगा, मिनिमम 2 रिजर्वॉयर तो होने चाहिए किसी भी हीट इंजन को चलाने के लिए। क्लियर है ना? तो यहाँ 3 चला दिए। अब 3 का जादू देखते हैं। 3 रिजर्वॉयर है, ए है, बी है और सी है। एक का 1000 केल्विन टेम्परेचर है, ए का, बी का 800, सी का 200। बहुत अच्छे, रेस्पेक्टिवली। इफ द इंजन रिसीव्स 500 किलोजूल फ्रॉम ए, मतलब कहने का इंजन ने हीट रिसीव की है कितनी, 500 किलोजूल। कहां से? ए से। ए कितना है? 100 केल्विन, 1000 केल्विन का। और 400 किलोजूल रिसीव की है कहां से? बी से। देखते रहो, तो मैं डिवाइस बना रहा हूं, देखते रहना, बहुत जादू होने वाला है। बहुत ही शानदार कंसेप्ट है। क्या है कि मैंने बोला कि एक हीट इंजन बना दिया पहले तो लो, ये हमारा हीट इंजन है सर, ठीक है, साइक्लिक डिवाइस है। उसने बोला है कि ये हीट इंजन 3 रिजर्वॉयर से चल रहा है, 3 रिजर्वॉयर से हीट इंट्रैक्शन कर रहा है। और उसने बोला है 500 किलो जूल हीट लेता है ए से। लेता है मतलब कहीं ना कहीं ऐसे हीट आ रही होगी, ले रहा है ना, हीट आ गई कितनी, 500 किलो जूल। बहुत अच्छे सर, बहुत शानदार। और कहां से आ रही है? ए से आ रही है। तो टेम्परेचर ए का भी हमको पता है, टेम्परेचर ए रिजर्वॉयर का कितना है, 1000 केल्विन। इतना क्लियर है सबको? बिल्कुल क्लियर है, बहुत बढ़िया। फिर उसने बोला सर ये 400 किलो जूल बी से भी ले रहा है, हीट ले रहा है, बी से हीट ले रहा है। हमने बोल दिया लो, एक और रिजर्वॉयर ले लिया सर, ठीक है। इसने बोला कि टेम्परेचर जो बी का है वो 400 केल कितना है, 800 केल्विन है। टेम्परेचर 800 केल्विन है, लेकिन इससे जो हीट ले रहा है वो कितना ले रहा है, 400 किलो जूल। उसके बाद बोला व्हाट इज द हीट एक्सचेंज फ्रॉम थर्मल रिजर्वॉयर सी। अब उसने बोला कुछ सी रिजर्वॉयर था, हमने बोल दिया ये कोई टेम्परेचर सी है। इधर देखना, वो मिटाएं क्या, मिटा देते तो इसने बोला कि ये एक सी रिजर्वॉयर से भी कुछ हीट इंटरेक्ट कर रहा है। हमने बोल दिया टेम्परेचर सी गिवन है 200 केल्विन। बहुत अच्छे। बट हमको उसने ये नहीं बोला, उसने बोला हीट एक्सचेंज बताओ। क्या बताओ? हीट एक्सचेंज। लेकिन उसने डायरेक्शन नहीं बताई। डायरेक्शन का मतलब उसने ये नहीं बोला कि ये हीट इंजन सी से ले रहा था या सी को छोड़ रहा था हीट, मतलब सी को हीट ड्रॉप कर रहा है या सी से हीट ले रहा है। इनका तो बता दिया इसने, इन दोनों से तो ले रहा है। बहुत अच्छे। अब इसका हमको डायरेक्शन अज्यूम कर रहे हैं लोग। हम अज्यूम कर रहे हैं कि यहां से जो हीट ये क्या कर रहा होगा, क्यू सी मान ले रहा हूं। क्यू सी क्या किए, अज्यूम कर लिए हमने। ये अज्यूम डायरेक्शन हमने नीचे, चलो हम यही मान लेते हैं ये क्या है, ये डायरेक्शन हीट ले रहा है। हम मान लेते हैं हीट क्या कर रहा है, ये ले रहा है इससे भी। लो, अगर ये भी माना है तो ये भी मान लेते लो। देखते रहो, चलो ये जो है हीट इससे ले रहा है। अगर ये एज्यूम डायरेक्शन है, ये क्या है, एज्यूम डायरेक्शन है क्यूसी की, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव आ गया रिजल्ट तब तो डायरेक्शन हमारी सही है। अगर ये रिजल्ट नेगेटिव आ गया इसका मतलब ये हीट क्या कर रहा होगा, रिलीज कर रहा होगा। और अंधा भी बता देगा, ऑप्शन देखो, हीट रिजेक्टेड इस ऑप्शन में भी, ये ऑप्शन में भी रिजेक्टेड, ये ऑप्शन में भी रिजेक्टेड, ये भी रिजेक्टेड। इसका मतलब हमको डायरेक्शन एज्यूम करने की जरूरत ही नहीं थी मेरे लाल। क्या करना था, ये हीट रिजेक्टेड कर रहा है तो डायरेक्शन क्या आएगी, नीचे आएगी, ऑटोमेटिकली आएगी। फिर भी यहाँ रिजेक्टेड या फिर क्या कर लेता, रिसीव कर लेता। दो दो ऑप्शन होते, तब के लिए कर रहा हूं मैं आगे के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं सबको। क्लियर है ना? अगर यहाँ रिजेक्टेड भी होता दो ऑप्शन में, दो में रिसीव भी होता, तब हम कैसे पता कर दे कि ये रिसीव कर रहा है या फिर रिजेक्ट कर रहा है। यहाँ तो चलो ऑप्शन से पता चल गया कि ये रिजेक्ट करेगा तो डायरेक्शन आउटवर्ड होगी हीट इंजन से। क्लियर है ना? लेकिन हमने एज्यूम की है, अभी एज्यूम की है, इसका मतलब हीट इस इधर से हीट इंजन में ही सप्लाई हो रही है, ऐसा हमने माना है। तो ऐसे कंसेप्ट अगर आ जाते हैं तो करना क्या है सर, हमको तो पहले ये बताओ। आपने चलो क्वेश्चन भी बना लिया, क्वेश्चन जो भी था फ्रेम कर लिया, जो भी डेटा दिया था वो सब हमने समझ लिए। इस क्वेश्चन को करें कैसे? अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। क्या ध्यान से सुनना है कि कोई भी डिवाइस, कोई भी साइक्लिक डिवाइस जब दो से अधिक थर्मल रिजर्वोयर से काम कर रही हो, दो से अधिक थर्मल रिजर्वोयर के साथ ऑपरेट हो रही हो, तब वहां पर क्लॉसियस इनइक्वालिटी 100% लगनी है। अप्लाई क्लॉसियस इनइक्वालिटी, कि कम से कम क्लॉसियस इनइक्वालिटी की इक्वेशन तो लगेगी। उसके बाद अगर कोई और डेटा पूछता है तो हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी लगा सकते हैं, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी लगा सकते हैं, लेकिन क्लॉसियस इनइक्वालिटी 100% डील होगी। क्या इतनी चीज समझ आई? तो मैं नोट करके लिख रहा हूं, इसी चीज को मैं नोट करके लिख दे रहा हूं। नोट क्या कर दूं,
नोट। सर कितने का? हमको नहीं पता सर, कितने का है पर कर दो। हाँ, बहुत अच्छे। हमने बोला कि इफ एनी साइक्लिक डिवाइस, कल को ये रेफ्रिजरेटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनी साइक्लिक डिवाइस is operating with two or more than two thermal reservoir, टू छोड़ देना, चाहे मोर देन लिख देना डायरेक्टली, मोर देन टू थर्मल रिजर्वायर, ऑपरेटिंग विद मोर देन टू थर्मल रिजर्वायर, मोर देन टू थर्मल रिजर्वायर, then always used Clausius inequality, इधर देखना क्लॉसियस इनइक्वालिटी, बहुत अच्छा। और क्लॉसियस इनइक्वालिटी जानते हैं, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू अपॉन टी इज लेस देन इक्वल टू 0 होता है, नहीं होता? लेकिन इक्वल टू 0 किसके लिए होगा? रिवर्सिबल के लिए, और उसने रिवर्सिबल दे रखा है। मजे आ गए सर, हमने बोला था जैसे ही रिवर्सिबल देता है हमारी आत्मा क्या हो जाती है? प्रफुल्लित हो जाती है। सर रिवर्सिबल दिया, मैं तुरंत बोलूंगा फॉर रिवर्सिबल हीट इंजन, फॉर रिवर्सिबल, कल भी करा था हमने, रिवर्सिबल हीट इंजन की बात कर रहे हैं, हीट इंजन। क्या मैं बोल सकता हूँ क्लॉसियस इनइक्वालिटी जो होगी वो क्या होगी? साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू अपॉन टी, डेल क्यू अपॉन टी इसके लिए, रिवर्सिबल के लिए इक्वल टू 0 होता है सर, बहुत अच्छे। अब इधर देखना, ये डिवाइस कौन सी है? साइक्लिक डिवाइस है। अब इसका हमें चेक करना है, तो मैंने बोल दिया कि ये डिवाइस की बात कर रहे हैं हम, ये हीट इंजन की बात हो रही है, और हीट इंजन में जो भी हीट ऐड हो रही होगी उसे पॉजिटिव लेंगे, और जो बाहर जा रही होगी उसे नेगेटिव लेंगे। क्लियर है ना? देखते रहो, यहाँ पर सब, यहाँ पर भी ऐड हो रही है, ये भी ऐड हो रही है, और ये हमने मान लिया ये भी ऐड हो रही है, तीनों ऐड ले लिया तो प्लस कर देंगे तीनों का, बहुत अच्छे। हम तुरंत बोल देंगे 500 किलो जूल हीट ऐड हुई, क्या हुई? 500 किलो जूल हीट ऐड हुई, कितने टेम्परेचर पे हुई? 1000 पे हुई सर, ये मतलब है ना। क्यू का क्या मतलब है? हीट एक्सचेंज, और किस टेम्परेचर पे हुई है? 500 डिवाइडेड बाई 1000 प्लस, क्योंकि ये ऐड हो रही है तो यहाँ पे हम बोल देंगे कितनी हीट ऐड हुई? 400 डिवाइडेड बाई 800। अब देखना कंफ्यूजन क्या होता है, लोग बात इसको ऑब्जर्व कर लेते हैं कि यहां से हीट जा रही है, या फिर अगर यहां से देखोगे तो हीट यहां से तो निकल रही है ना, तो नेगेटिव आ जाएगा। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं? रिवर्सिबल इंजन की, तो हमारे लिए सिस्टम क्या काम करेगा? इंजन काम करेगा। यहाँ बहुत लोग गलती कर जाते हैं कि यहाँ प्लस माइनस ऑब्जर्व करने लग जाते हैं रिजर्वर से, रिजर्वर की तो बात ही नहीं हो रही, यहाँ रिवर्सिबल इंजन की बात हो रही है। तो इंजन को क्या मानो? सिस्टम मानो। इंजन में हीट अगर आ रही होगी तो प्लस है, इंजन से हीट जा रही होगी तो क्या है? माइनस है। इसको फॉलो करना है, और हीट किस टेम्परेचर पे आ रही है वो टेम्परेचर को यहाँ लिखना है, बहुत अच्छे, मजा आ गया। इसको भी हम लिख देंगे प्लस क्यूसी, क्या? क्यूसी क्या? हीट, क्योंकि ये भी हम ऐड कर दी ना जिम डायरेक्शन, और टेम्परेचर कितना है? 200, और तुरंत लिख देंगे इक्वल टू 0। इसको 0 2 बार, 400 से इसको तबाह किया 2 बार, 1 बटा 2 प्लस 1 बटा 2 1 होता है, बहुत अच्छे। 1 प्लस क्यूसी अपॉन 2200 इक्वल टू 0, और यहां से हम तुरंत बोल दूंगा क्यूसी इक्वल टू माइनस के 200 आ गई, देखो 100% आनी थी, और ये क्या आ गई? किलो जूल। पहली चीज, ऑप्शन तो हमें क्लियर दिख गया, 200 किलो जूल कहीं भी दिख रहा हो टिक मार दो लोग। अब ये माइनस का क्या मतलब है? सर हमने एज्यूम डायरेक्शन जो मानी थी वो क्या है? गलत है, क्योंकि डायरेक्शन नीचे होनी चाहिए, रिजेक्ट होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि इसका मतलब एक चीज तो क्लियर हो गई, ये ऐसा इंजन बन गया सिर्फ हीट ले ही ले रहा है, छोड़ेगा भी तो कहीं ना कहीं, तो ये इसमें छोड़ने वाला था। क्लियर है ना? ये सबको क्लियर होना चाहिए। तो हम बोल देंगे एज्यूम डायरेक्शन क्या है? इज रॉन्ग, क्या है? रॉन्ग। इसका मतलब हम तुरंत बोल देंगे 200 किलो जूल जो हीट होगी वो क्या होगी? रिजेक्टेड होगी, हीट रिजेक्टेड टू थर्मल रिजर्वायर, टू रिजर्वायर सी। क्लियर है ना? आंसर डी इज द करेक्ट। कितने लोगों को क्वेश्चन समझ आए हैं? कितने लोगों से क्वेश्चन बन गए हैं? कितने लोगों ने खुद से क्वेश्चन सॉल्व किए? कमेंट करके बताना है। सर बहुत मजा आ रहा है, इसी तरह से पढ़ाते रहो। और क्वेश्चन कराने हैं क्या? और क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, 2 क्लास में क्वेश्चन करेंगे आराम से, क्योंकि अगले जो क्वेश्चन होने वाले हैं उन क्वेश्चन में मुझे कुछ थ्योरी कंसेप्ट भी बताने हैं। क्लियर है ना? तो वो लेंथी खींचेगा, इसीलिए आज के लेक्चर का मुझे बताना है वाकई में मजा आया है, वाकई में मेरी मेहनत अगर अच्छी लग रही है तो क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है, क्योंकि मुझे मोटिवेशन फील नहीं हो रहा, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं? ज्यादा वो नहीं कर रहे हैं, शेयर भी नहीं कर रहे हैं चीजों को, ना देख रहे हैं, ना पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर तुम लोग नहीं पढ़ोगे तो मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा, बिल्कुल कर दूंगा, कोई डाउट नहीं। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा तो उन्हीं को जिनको कुछ बेनिफिट हो, या फिर जो लोग पढ़ना चाहते हैं। मैं क्यों अपनी एनर्जी फिर लगाने लगा? क्लियर है ना?
तो इसीलिए मैं आपको अपनी एनर्जी इसीलिए लगा के दे रहा हूँ कि लॉकडाउन में चलो कहीं से आपको सोर्स अवेलेबल नहीं मिल पा रहा है, तो चलो मैं अपने एंड से जितना मुझसे हो सकता है मैं वो कर सकता हूँ। क्लियर है ना? इतना क्लियर है? और अगर देखा जाए कोई सा भी चैनल उठा के देख लेना जो लॉकडाउन के टाइम ओपन किया हो किसी ने, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे कोचिंग का हो, किसी का भी हो। क्लियर है ना? कितना कंटेंट उन्होंने प्रोवाइड किया है, सीक्वेंस वाइज कितना प्रोवाइड किया है, थ्योरी के कंसेप्ट कितने लोगों ने दिए, क्वेश्चनों की सीरीज सब ले लेके आ जाते हैं, लेकिन पहले थ्योरी भी तो आनी चाहिए। थ्योरी को समझाना क्या है, पहले बहुत जरूरी है, उसके बाद क्वेश्चन तो कर पाओगे। समझ आ रही ना? तो मैं बिल्कुल सीक्वेंस से पढ़ा रहा हूँ और मैंने वो सब्जेक्ट पहले उठाए हैं जो बेसिक्स होते हैं। कोई से भी सब्जेक्ट का बेसिक सब्जेक्ट मैंने पहले उठाया, क्योंकि हमको पता है ना कि किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। जिस तरह से प्रिपरेशन करनी है उसी तरह से मैं प्रिपरेशन करा रहा हूँ। देखो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का जो बेसिक था, बहुत लोगों को कैलकुलस नहीं आता था, इसीलिए मैंने कैलकुलेशन वाला पार्ट कराया, कैलकुलस वाला पार्ट कराया। और क्योंकि यूज होना है, देखो बहुत सब्जेक्ट में यूज हुआ था। जब मैं सॉम पढ़ा रहा था वहां इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बार बार यूज हो रहे थे, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बार बार यूज होते हैं, इसीलिए मैंने वो कैलकुलस वाला पार्ट कराया। क्लियर है ना? तो मुझे पता है जो चीजें यूज होने वाली है मैं पहले उनको कराऊंगा। समझ आ रही ना? अभी देखो डिफरेंशियल इक्वेशन भी यूज होने वाली है आगे आने वाले कुछ सब्जेक्ट्स में। क्लियर है ना? लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन यूज होगी हीट ट्रांसफर वगैरह में, उससे पहले मैं आपको मैथमेटिक्स की डिफरेंशियल इक्वेशन भी करा दूंगा, क्योंकि मुझे पता है किस सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए। कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि थर्मोडायनामिक्स बाद में कराएंगे, बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स आरएसी करा दिया पहले, पावर प्लांट करा दिया, क्या मतलब है? कुछ समझ तो आने वाला है नहीं। ये 100% हमको भी पता है और स्टूडेंट को भी पता है। बाद में क्या होगा, स्टूडेंट भी फिर ये बोलने लग जाते हैं पता नहीं सर हमको तो क्या पढ़ा दिया, ऊपर ऊपर से उड़ गया सब। बिल्कुल उड़ना है, बेसिक्स अगर आपको नहीं आएंगे 100% उड़ेगा। तो मैं अगर आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग भी क्या करो, थोड़ा सपोर्ट किया करो, चीजों को शेयर करो ज्यादा से ज्यादा। पैसे किसी से नहीं ले रहा हूँ, एट द एंड तक किसी से कोई फीस चार्ज नहीं लूंगा, चाहे मैं जितना भी सिलेबस कराऊं। क्लियर है ना? एक भी रुपया किसी से नहीं दूंगा। अगर मैं चाहता तो पैसे लेके भी पढ़ा सकता था, बट हाँ कुछ इंसानियत के नाते मैं जब आप लोगों के लिए हेल्प कर रहा हूँ तो आप भी क्या करो, मुझसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिले और मैं अच्छे से अपनी फुल एनर्जी के साथ आपको हर कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। क्लियर है? मुझे एनर्जी नहीं मिलती जब लोग क्या करते हैं, ना तो पढ़ने की कोशिश करते हैं ना चीजों को शेयर करते हैं। क्यों? मुझे पता है, मुझे मालूम है बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास कंटेंट पहुंच नहीं रहा है। कंटेंट आपके जरिए पहुंचेगा। जो भी लोग नए ऐड हो रहे हैं चैनल में, जो भी लोग नए ऐड होते हैं वो जरूर ये सोच रहे हैं कि हमको 20 30 40 लोगों को क्या करना है और ऐड कराना है, ताकि उन लोगों को भी बेनिफिट मिल सके और ये चैनल भी हमारा क्या है स्मूथली चलता रहे। हम लाइव क्लास लेके आए, हर एक चीज को हम सीक्वेंस वाइज करते रहे। क्लियर है ना? तो उम्मीद करता हूं आप लोग समझोगे। तो आज के लेक्चर में यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूं सबको लेक्चर भी पसंद आया होगा। तो फिर से कल खूबसूरत लेक्चर के साथ मिलते हैं। कल के जो क्वेश्चन इतने बेहतरीन होने वाले, गेट के भी क्वेश्चन लेके आऊंगा, सिविल सर्विस के भी लाऊंगा और एसएससी जेई में भी अगर कोई बहुत अच्छा कंसेप्ट हुआ, कंसेप्ट अगर अच्छा हुआ तो वहां से भी क्वेश्चन जरूर उठाएंगे। ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि ये एसएससी जेई का क्वेश्चन क्यों करा रहे हो सर। कंसेप्ट अगर जहां पे भी अच्छा पूछता है उसको हम उठाएंगे, 100% क्वेश्चन को यहाँ पे पुट अप करेंगे, कंसेप्ट को समझाएंगे, क्वेश्चन करने का तरीका बताएंगे, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, फिर देखो मजा आता है कि नहीं आता जिसको अगर ये सब चीजें सीख गई। क्योंकि मेरे पास पर्सनली बहुत स्टूडेंट्स के मैसेज भी आते हैं, सर हमको क्वेश्चन नहीं लगते, क्वेश्चनों का जरिया बताओ कैसे करें। तो देखो मैं क्वेश्चन भी करा रहा हूँ, मैंने इसीलिए तो इस क्लासेस को चेंज कर दिया है, बोर्ड में ना पढ़ा के यहाँ पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि यहाँ देखो कितने क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए, 6-7 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए ऑलमोस्ट 40-45 मिनट में, 40 मिनट में। इसका मतलब ये हुआ वहां पे करने जाते 2-3 क्वेश्चन डिस्कस कर पाते हैं। क्लियर है ना? तो यहाँ पे हम कंटेंट ज्यादा कवर कर सकते हैं, इसीलिए मैंने चीजों का किया सब मैनेज कर रहा हूँ। तो कोई ये ना समझे कि पता नहीं क्या चल क्या रहा है। क्लियर है ना? तो आपके लिए इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो आप भी क्या करो, चीजों को लाइटली मत लो, पढ़ाई करो, सीरियसली पढ़ाई करो, नोट्स बनाओ अपने, प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो कॉन्सेप्ट को, फिर देखो आपको सक्सेस मिलती है कि नहीं मिलती। क्लियर है? हम जो बोल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर चल लोगे 100% सक्सेस मिलेगी, नो डाउट। क्लियर है ना? तो ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है। टाटा बाय बाय, थैंक यू। कल मिलते हैं सुबह 9 बजे। थर्मोडायनामिक्स स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। बोले सर क्या बोल रहे हो, दिमाग खराब हो गया। कोई बात नहीं, कई बार जल्दबाजी हो जाते। 9 बजे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, 10 बजे थर्मोडायनामिक्स, सुबह मिलना है। तो इसी तरह से बैठे रहना कॉपी पेन लेके। आज के लिए टाटा बाय बाय।